हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है सरफेस केमिस्ट्री। तो सभी स्टूडेंट्स नए चैप्टर को शुरुआत से ज्वाइन करें। तो ये चैप्टर सीबीएसई, आरबीएसई एंड कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसको शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, दैट मीन्स पृष्ठीय रसायन। क्या है सरफेस केमिस्ट्री? तो सभी स्टूडेंट्स देखिए जरा, सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो कि सरफेस पे होने वाले रिएक्शन, एक्शन, मैकेनिज्म सभी के बारे में आपको जानकारी देती है। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं the branch of physical chemistry, the branch of physical chemistry which deal reactions, mechanism take place on surface of substance is called surface chemistry. वापस ध्यान दें, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि हमें जानकारी देती है, बताती है सरफेस पदार्थ के सरफेस पे होने वाली रिएक्शन और मैकेनिज्म के बारे में हमें नॉलेज देती है, उसे क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें कुछ सब्सटेंस के बारे में भी समझना जरूरी है। तो यहां पर जो है सब्सटेंस, दैट मीन्स पदार्थ हमारे पास एक नेचर होता है सॉलिड, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? गैस, लिक्विड। और जो तीसरा है वो क्या होगा? गैस। तो ध्यान दीजिए, सॉलिड का खुद का सरफेस होता है, तो ये क्या हो जाएंगे? विद सरफेस। इसका खुद का सरफेस होता है। लिक्विड का भी क्या होता है? सरफेस होता है, विद सरफेस। हाँ जी, गैस का कोई सरफेस नहीं होता है, तो ये क्या है भैया? विदाउट सरफेस। इसका कोई सरफेस नहीं होता है। गैसेज हाँ जी, जैसे मान लीजिए ये है, दिस इज सॉलिड, तो इसका सरफेस आपको दिख रहा होगा, इसका सरफेस ये है। इसी तरह मान लीजिए बात करें लिक्विड की, बात करें, दिस इज ग्लास में क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड में क्या है? ऊपर सरफेस बना हुआ है लिक्विड पे। यहाँ भी कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। हाँ जी, मेरे चारों तरफ गैस है, तो मैं गैस का सरफेस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो इस चैप्टर में आप सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो मैं ये कह सकता हूं सॉलिड के पास सरफेस होता है, लिक्विड के पास सरफेस होता है, जब गैसेस के पास कोई सरफेस नहीं होता है। तो गैसेस जो मॉलिक्यूल्स है ये सरफेस प्रोवाइड नहीं करवा सकते, जबकि सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस प्रोवाइड करा सकते हैं फॉर रिएक्शन और मैकेनिज्म इन सरफेस केमिस्ट्री। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड, गैस और लिक्विड में सॉलिड और लिक्विड दोनों ही सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं फॉर रिएक्शन, जबकि गैसेस मॉलिक्यूल नॉट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिएक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो क्लियर हो गया होगा कि यहां पर जो सरफेस केमिस्ट्री है उसमें सीधा सीधा ये बताया गया है। तो हम चैप्टर में आगे की तरफ मूव करते हैं, बने रहिए। देखिए जरा, हमारे पास ये सब्सटेंस है,
और सब्सटेंस के मैं यहां दो पार्ट कर रहा हूं। पहला पार्ट क्या है, जो पहला पार्ट है नंबर 1 सरफेस, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, बल्क। ध्यान दे सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है पॉइंट। सरफेस, मैं यहां पर लेयर्स बना रहा हूं मॉलिक्यूल्स के, उसको समझे आप। आपको दिख रहा होगा, लेयर्स दिख रही होंगी। तो अब यहां देखिए, ये क्या भैया, अपर साइड है, और ये क्या इसका लोअर साइड। फिर क्या है, अपर लेयर, अपर लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, लोअर लेयर इन मॉलिक्यूल्स। ध्यान दें, और भी है लेयर्स। तो जो अपर लेयर है, जो टॉपर लेयर है, उनमें उन लेयर्स को क्या बोलते हैं, सरफेस। क्या बोलते हैं, सरफेस। आउटसाइड जो लेयर्स है, अपर लेयर्स, उन्हें क्या बोलेंगे, सरफेस। ये जो अपर लेयर्स है, ये मोनो डाई ट्राई हो सकती है, बट पोली नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपर लेयर में कोई जरूर नहीं कि मोनो लेयर ही हो, एक से ज्यादा लेयर भी हो सकती है, जिनको हम सरफेस के रूप में जाने। जबकि लोअर लेयर जो दे रखी है आपको, इन्हें हम बल्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बल्क। इनसाइड लेयर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर की जो परतें हैं मॉलिक्यूल्स की, उन्हें हम बल्क बोलेंगे। जो कि सरफेस सब्सटेंस की अपर लेयर्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सरफेस बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आप। तो यहां पर क्लियर हो गया है। यदि हम सब्सटेंस के अंदर की लेयर्स की बात करें तो उसे हम एक बोलेंगे बल्क। अगर हम सब्सटेंस के अपर लेयर्स की बात करें तो उन्हें बोलेंगे सरफेस। तो क्लियर हो गया है, ये बात क्लियर हो गई होगी। हाँ जी, अब यहां देखना है, यहां क्या देखना है कि जो ये आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, अंदर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बैलेंस फोर्स होता है, जबकि अपर लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अनबैलेंस होते हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस फोर्स होता है उनका। इनका क्या होता है भैया, अनबैलेंस फोर्स विद अनबैलेंस फोर्स। जबकि बल्क लेयर वाले होते हैं क्या होते हैं भैया, बैलेंस फोर्स होता है। ये बैलेंस फोर्स विद बैलेंस फोर्स होते हैं, जबकि ये क्या होंगे, विद अनबैलेंस फोर्स। जब ये अनबैलेंस फोर्स होंगे तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी भैया, इनकी एनर्जी हायर होगी। इनकी एनर्जी क्या होगी भैया, हायर होगी। जब इनकी एनर्जी हायर होगी तो जाहिर सी बात अनस्टेबल होंगे, जबकि इनकी एनर्जी क्या होती है भैया, लोअर होती है। क्या होती है, लोअर एनर्जी। इधर एनर्जी क्या होगी, हायर होगी, दैट मीन्स हायर एनर्जी। तो ये अनबैलेंस है, जबकि ये क्या है, बैलेंस है। ध्यान दें, मान लीजिए ये पॉइंट, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये इसका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या है, बैलेंस है इन ऑल डायरेक्शन। देखिए दिस, हाँ जी, देखते जाइए। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्या है, बैलेंस फोर्स मेंटेन कर रहा है।
जबकि मैं बात करूं सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की, जैसे ये मॉलिक्यूल्स इधर, हाँ जी इधर 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 से इसका जो फोर्स है वो कैंसल आउट टू ईच अदर, बट अपर फोर्स यहां पे क्या है अनबैलेंस है, तो बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बाहर वाले को, बाहर वाले क्या करेगा भैया, अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो साइड दिख रही है ये साइड कैसी है, एक्टिव साइड। कैसी साइड है, एक्टिव साइड। ये अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेस्पॉन्स है। जबकि इसी तरह मैं बात करूं, इधर बात करूं तो ये मॉलिक्यूल्स इधर बैलेंस है, बट इसका ये साइड ये क्या है, अनबैलेंस है। और अनबैलेंस होने के कारण इनका जो एनर्जी है वो क्या होता है, हायर हो जाता है। और एनर्जी हायर होने से ये अनस्टेबल हो जाता है इन नेचर। प्रत्येक मॉलिक्यूल्स स्टेबल फेज में आना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज कैसे कर सकता है, जब वो मॉलिक्यूल्स ऑल डायरेक्शन में अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दे भैया, नेग्लिजिबल कर दे, तो वो मॉलिक्यूल्स किस में आ जाएगा भैया, बैलेंस में आ जाएगा। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम में क्या दे रखा है, ये मॉलिक्यूल्स की लेयर है और ये मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस का 3D है। अब यहां देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहे हैं, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है इन ऑल डायरेक्शन। जबकि आप सरफेस के जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं उनका जो फोर्स है वो क्या है, अनबैलेंस। अनबैलेंस होने के कारण ये अदर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे भैया, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करते हैं तो जो फिनोमिना होती है वो क्या होती है, सरफेस फिनोमिना होती है। मेरी बात समझे। जब ये अदर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे बाय अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, तो वहां पर जो फिनोमिना होगी वो क्या होगी, सरफेस फिनोमिना। यदि ये मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव करते हैं, अंदर पास कर जाते हैं, तो जो फिनोमिना कहलाएगी क्या है, बल्क फिनोमिना कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बल्क फिनोमिना। मैं समझ रहा हूं कि सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। वापस देखिए जरा, सब्सटेंस है, सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स एटम्स जो भी है। सब्सटेंस का मैंने यहाँ पे आउट डायग्राम लिया है। इनमें कुछ मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस के अंदर की तरफ है, कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे बने लेयर बना है। जो सरफेस की लेयर है, यूनिलेयर मल्टी लेयर जो भी, तो उन्हें क्या बोलेंगे, अपर लेयर बोलेंगे। और उन अपर लेयर की एनर्जी क्या होती है भैया, हाँ भैया इधर इसकी एनर्जी क्या होती है भैया, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। इनकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। क्या होती है, हायर एनर्जी होती है। इनकी एनर्जी हायर होती है विद अनबैलेंस एंड हायर एनर्जी, हायर एनर्जी। अभी तो बात क्लियर हो गई होगी। तो फिर यहीं से चैप्टर स्टार्ट होगा, सरफेस फिनोमेना और या बल्क फिनोमेना। दोनों में देखते हैं, जो सरफेस फिनोमेना वो होता है एड्जॉर्प्शन, जो बल्क फिनोमेना होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो नाउ डिस्कस ऑन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमेना है। तो यहां मैं एड्जॉर्प्शन को समझा रहा हूं। देखिए जरा, एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, इसकी लेयर है, और इसके अंदर क्या भैया, मॉलिक्यूल्स है। ये फिर ऐसे करें, ये जो साइट है ये कैसी साइट है, एक्टिव साइट। और यहां मॉलिक्यूल्स थोड़ा अरेंज है, और ये मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर क्या भैया, बैलेंस है, अंदर की ओर बैलेंस। एक दूसरे से बैलेंस है। मेरी बात समझ गए, इस डायरेक्शन में भी
इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हुए इसकी तरफ आएंगे और यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएंगे भैया, जमा होना शुरू रैंडमली। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये रैंडमली क्या हो रहे हैं भैया, रैंडमली मोशन। इधर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये कोई सब्सटेंस है, यहां मॉलिक्यूल्स जमा होंगे, वही रैंडमली मोशन करेंगे। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल सब्सटेंस के अंदर की तरफ भी आ जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल सब्सटेंस के अंदर की तरफ भी आ जाता है, लेयर को पास कर जाता है। जैसे देखिए जरा, मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए ये सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल हुए, ये सब्सटेंस के अंदर के मॉलिक्यूल्स, अंदर के मॉलिक्यूल्स। इसी तरह यहां भी सब्सटेंस के अंदर के मॉलिक्यूल्स जमा है। मैं समझता हूं जाहिर सी बात है इन मॉलिक्यूल्स के बीच गैप बहुत कम होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सॉलिड के लिक्विड के हो सकते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते हैं। तो आप इस बात को दिमाग में नोट कर लेना। हाँ जी, अब यहां देख रहे हैं, यहां देखिए आराम से, यहां जो रैंडमली जो मोशन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो क्या है, इस सरफेस पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, जबकि यहां जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली वो सरफेस पे भी क्या हो रहा है, ट्रैक्ट हो रहा है, और सरफेस के थ्रू मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है भैया, एंटर कर रहे हैं। तो अब यहां देख रहे हैं जो आपको ये मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स, ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं एडजोबैक्ट। क्या बोलेंगे, एडजोबैक्ट। जबकि आपको ये जो दिख रहा है, जो सरफेस दिख रहा है, इन्हें बोलेंगे एडजोबैंट। क्या बोलेंगे, एडजोबैंट। मेरी बात समझे, इन एडजॉर्प्शन में जो रिएक्शन होती है, जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस की लेयर पे जाके कलेक्ट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, तो उन्हें एडजोबैंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजोबैंट। और जिसकी सरफेस में जाके कलेक्ट हो रहे हैं उन्हें बोलेंगे एडजोबैंट। इसी तरह यहां इन मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे एब्जोबैंट, और इन मॉलिक्यूल्स इसके लेयर को बोलेंगे, हाँ भैया, एब्जोबैंट। क्या बोलेंगे, एब्जोबैंट। ध्यान से समझे, एडजॉर्प्शन होगा तो बोलेंगे एडजोबैक्ट, और एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या बोलेंगे, एडजोबैक्ट और एब्जोबैंट। ठीक, ये बात समझा गया। तो अब यहां देखिए, ये साइड क्या है इसकी, एक्टिव साइड। तो इस साइड पर मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे भैया, कलेक्ट होंगे, इकट्ठे होंगे, जबकि यहां पर मॉलिक्यूल्स, हाँ भैया, सरफेस के अंदर, ये आपको दिख रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये सरफेस के अंदर आ है, तो अंदर आना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन, और सरफेस पे इकट्ठा होना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। तो अब यहां देख रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे तो मॉलिक्यूल्स का लेयर मल्टीलेयर भी हो सकता है, यूनिलेयर भी हो सकता है, जबकि यहां पर मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के अंदर आ रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यूनिफॉर्मली एंटर करेंगे, पास थ्रू सरफेस ऑफ सब्सटेंस, जबकि यहां पर की जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, अनयूनिफॉर्म होंगे, यूनिफॉर्म नहीं होंगे, क्या होंगे, अनयूनिफॉर्म
इनका रेट होगा, जबकि इसका रेट क्या होगा, यूनिफॉर्म। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप यहां समझें कि एडजॉर्प्शन को डिफाइन कैसे करूंगा, तो क्या बोलूंगा, हाँ भैया, द accumulation of molecular species on surface of substance like as solid and liquid is known as adsorption। मेरी बात समझ में आ गई? अब इसी तरह इधर बात करूंगा, द मोलिकुलर species are pass through surface of substance with uniformly is called adsorption। बात समझ में आ गई हो? मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है वो सब्सटेंस की सरफेस पे जाके क्या होते हैं भैया, कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है वो पास थ्रू हो रहे हैं, पास थ्रू सरफेस ऑफ सब्सटेंस विद यूनिफॉर्मली इज नाउन एज एब्जॉर्प्शन। मैं ये बोल सकता हूं एंटर कर जाता है, ठीक है, सरफेस के थ्रू। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये अंदर की तरफ आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये क्या हो गई है, बल्क फिनोमेना हो चुकी है। क्या हो चुके हैं, बल्क फिनोमेना हो चुके, जबकि ये क्या है, सरफेस फिनोमेना है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? तो मैं यहाँ देखता हूं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये मॉलिक्यूल सरफेस की लेयर पे आता है तो यहाँ एक इंटरसेप्ट लेयर बनती है, मतलब ये एक दूसरे में मिल नहीं पाते हैं, जबकि यहाँ पर ये एक दूसरे में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल है, ये आपके सामने ग्लास है और ग्लास में क्या है, वाटर है। अब इसमें अगर मैं वाटर ही ऐड करूं तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें देखते हैं क्या वो लिक्विड इसमें घुल पाता है या नहीं। तो देखिए जरा कैसे होगा, देखिए आपको यहाँ पे ऑयल दिख रहा होगा, गौर से देखिए, ये जो ऑयल है ये वाटर की सरफेस पे एक्यूमुलेट हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है, ये सरफेस के थ्रू अंदर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, सरफेस रिएक्शन है, तो इसे बोलेंगे सरफेस फिनोमेना, ठीक। और मैं इसी तरह आपको दूसरा समझा रहा हूं। दूसरी बात ये है, मैं यहाँ पे ये डायग्राम बना रहा हूं, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ध्यान दें, ये जो है ये है एब्जॉर्बेंट। क्या है, एब्जॉर्बेंट है, दिस इज एब्जॉर्बेंट। इस एब्जॉर्बेंट पे यहां मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आर कलेक्ट या एक्यूमुलेट। कलेक्ट हो चुके हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या कहलाते हैं, एड्जोबैक्ट। क्या कहलाएंगे, एड्जोबैक्ट।
अब ये जो मॉलिक्यूल्स का जो लेयर है, ये जो लेयर है, हाँ जी, मॉलिक्यूल्स लेयर, ये लेयर क्या हो सकती है भैया? अब भैया यूनी लेयर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? मल्टी लेयर भी हो सकता है, मल्टी लेयर दोनों हो सकता है। डन। और ये आपको दिख रहा है, ये इसका क्या है? एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। और ये जो है, ये इसका क्या है? सरफेस। अब ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल्स आए और क्या हो गए? एक्युलेट हो गए। तो इसको मैं बोल सकता हूं इट इज सरफेस फिनोमेना, it is surface phenomenon. Next, it is exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे? देखिए, ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं, जब ये इस सरफेस पर आएंगे तो आने से ये इस सरफेस के साथ क्या करेंगे भैया? बॉन्ड बनाएंगे। और तो बॉन्ड बनाने से इनकी एनर्जी क्या होगी? लूज होगी, मतलब डिक्रीज होगी। और वो किसके रूप में होगी भैया? डेल्टा एक्स, मतलब एंथैल्पी के रूप में। नेक्स्ट, अब भैया नेक्स्ट क्या बोल सकता हूं? पहला तो क्या है? सरफेस फिनोमेना है। दूसरा क्या है? एक्सोथर्मिक है। तीसरा, ये अपनी आप होती है, ये जो है ये क्या होता है? अपनी आप। इट इज spontaneous process. It is spontaneous process. ठीक है। नेक्स्ट, जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या है? इट मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। डन। लेकिन खास बात ध्यान दीजिए, खास बात क्या है? जब ये मॉलिक्यूल्स आके जमा होंगे तो इनका जो स्टार्टिंग जो रेट होगा वो क्या होगा भैया? फास्ट होगा, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम इनका जो रेट है वो क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ जी, इज फास्ट इन बिगिनिंग। प्रारंभ में इनका जो रेट है वो क्या होगा? फास्ट होगा। बट आफ्टर some time लोअर, इनका रेट क्या होता है? लोअर हो जाता है। ठीक, इधर बात करें, ध्यान दें, ये इसका कोई सब्सटेंस है, उसका सरफेस है, ध्यान दें अच्छे से, सरफेस है इसका, ये इसका एक्टिव साइट है, हाँ जी। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, अदर मॉलिक्यूल्स, वो क्या होंगे? इसमें एंटर करेंगे, एंटर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये तो क्या है? एब्जोर्बेंट है। जबकि आपको ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? एब्जोर्बेंट है। अब ये पास कर रहा है, पास थ्रू सरफेस, ये क्या इसका? सरफेस है, हाँ जी, अच्छे से दिख रहे होंगे आपको। मॉलिक्यूल्स एंटर कर चुके हैं, हाँ जी। अब यहां देखिए, यहां पे देखिए, क्या ये सरफेस फिनोमेना है? नो। क्या है ये? इट इज बल्क फिनोमेना। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में समझा दिया था,
बल्क क्या होता है? जो अंदर की लेयर्स होती है मॉलिक्यूल्स की सब्सटेंस में, वो बल्क होता है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? इट इज, तो यहां बोलेंगे नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। ये न तो एक्सोथर्मिक होती है और न ही एंडोथर्मिक होती है। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस है, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये भी श्वेत होती है। जैसे स्पंज है, स्पंज जो ये शीट कवर आता है, शीट कवर में जो आपको रिलैक्स देने वाला जो पॉइंट है वो स्पंज है। स्पंज को अगर पानी में रखोगे तो पानी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जाहिर सी बात है वो एब्जॉर्ब भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा, समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट, हाँ जी ध्यान दीजिए, इनका जो रेट है, इनका रेट क्या होगा भैया? यूनिफॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? एक स्पीड से मॉलिक्यूल्स सरफेस के थ्रू मॉलिक्यूल्स में एंटर करेंगे, तो यहां बोलेंगे यूनिफॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के स्टार्ट में जो रेट है वो रिएक्शन के लास्ट में वही रेट बनी रहेगी। क्लियर है? आता है सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है और एब्जॉर्प्शन एक क्या है? बल्क फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है, जबकि ये क्या है? न तो एक्सोथर्मिक है और न ही एंडोथर्मिक है। यहां पर जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या स्पॉन्टेनियस होता है, किसी की आउटर सोर्स की जरूरत नहीं है, जबकि ये भी क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। हाँ जी। नेक्स्ट, इट में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जबकि यहाँ वही बात है, ये भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकता है डिसॉर्प्शन के थ्रू, वैसे नहीं है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट इन बिगिनिंग, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रेट क्या होती है? फास्ट होती है। जब यहाँ और फिर दूसरा क्या है? जब रिएक्शन हो जाती है तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाती है? लोअर हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और यहाँ पर रिएक्शन की स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो रेट है वो क्या होगी? यूनिफॉर्म। अब एग्जांपल समझाता हूँ। एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है? मान लीजिए आज एट ए प्रेजेंट टाइम कोविड-19 वायरस तहलका मचा रखा है, तो जो स्पेशल जो मास्क होता है उस मास्क में यहाँ पर जो फिनोमेना होती है वो कौन सी होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसका जो एग्जांपल्स है वो मास्क का है। मास्क में क्या रखा जाता है? जिसके थ्रू जो पॉइजनस गैसें होती है वो क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है ऑन एक्टिव चारकोल और यूज इन मास्क, गैस मास्क बोल देते हैं उसको। दूसरी बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी भी मीडियम को अगर आपको इनर्ट करना है तो वहां पर भी एब्जॉर्प्शन फिनोमेना काम में आती है। जैसे नोबल गैसेज है, उनको वहां से हटाना है तो वहां पर आप क्या करेंगे? नारियल चारकोल का यूज करेंगे, और नारियल चारकोल जो काम करेगा वो किसके आधार पर करेगा? एब्जॉर्प्शन के आधार पर करेगा। इसी तरह मैं एब्जॉर्प्शन का और एग्जांपल देता हूं, जो सिंपल एग्जांपल है। जैसे आपने पढ़ा होगा पीटी इलेक्ट्रोड, ठीक है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड्स है जैसे पीटी इलेक्ट्रोड्स है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। आपने ये भी सुना होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप यहां देखते हैं हाइड्रोजन तो गैस है, गैस कैसे प्रोवाइड कराएगा? तो यहाँ पर जो गैसेज है, एक गैस का आइटम है, एक गैस के मॉलिक्यूल्स है, दोनों में अलग अलग एब्जॉर्प्शन होता है। जो मॉलिक्यूल्स वाले होते हैं उनमें जो एब्जॉर्प्शन होगा वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, जबकि एटॉमिक होते हैं उनमें हमेशा केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर गैसेज लाइक एज हाइड्रोजन आर एब्जॉर्ब ऑन पीटी लेयर, पीडी लेयर, निकल लेयर, एंड ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब ऑन आयरन लेयर। ये भी आपके सिलेबस में है, उस पर ध्यान देंगे। और भी खूब सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए मैं और एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल ये है, जो शुगर है, शुगर जो मार्केट में आ रही है व्हाइट कलर की है, जो शुगर है उस शुगर को फिल्टर करते हैं, उस शुगर का कलर उसे डीकलराइजेशन करेंगे, क्या बोलेंगे?
डीपोलराइजेशन शुगर का करेंगे तो वहां पर जो सब्सटेंस काम मिलेंगे उसे बोलेंगे एक्टिव चारकोल, तो वो भी एब्जॉर्प्शन पे काम करेगा। अब बात कर रहा हूं मैं किसकी, एब्जॉर्प्शन की। किसकी, एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन सबसे पहला एग्जांपल स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को आप पानी में रखोगे तो रखने से वो पानी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब भी करेगा तो एक नया टर्म्स आएगा, उसको हम समझाएंगे। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर पास थ्रू सरफेस इन मॉलिक्यूल्स, तो ये एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। और एग्जांपल देता हूं, खास एग्जांपल, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन में क्या होता है, जो गुलाब जामुन जो हलवाई है बना के रेडी करता है, फिर आप क्या करते हैं, गुलाब जामुन को उठा के किसमें रखेंगे, चाशनी में रखेंगे। तो चाशनी में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो गुलाब जामुन में एंटर करेंगे, तो एंटर करना क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। इसी तरह मैं बात करूं केमिकल में, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड व्हाइट कलर का सब्सटेंस है। जब आप उसको पानी में रखोगे तो रखने से वो कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाता है भैया, फूल जाता है। इसका मतलब उसने वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किशमिश है। किशमिश जो है उसको अगर आप पानी में रखोगे तो किशमिश की जो लेयर है उस लेयर के थ्रू, उन जो सेमी मेम्ब्रेन जो बनी हुई है उसके थ्रू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे और किशमिश क्या हो जाती है भैया, फूल जाती है। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, एब्जॉर्प्शन के हैं, जबकि इधर क्या थे, एब्जॉर्प्शन था। तो मैं उम्मीद करूं कि सभी स्टूडेंट्स को एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों की हिस्ट्री समझ में आ गई होगी, किसी को डाउट नहीं होगा, माइंड में क्लियर हो चुका होगा। तो यहां आप समझ सकते हैं आराम से कि एब्जॉर्प्शन क्या था और एडजॉर्प्शन क्या था और एब्जॉर्प्शन क्या था, दोनों को मैंने डिफरेंटली समझा दिया है। अब मैं इसी वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो दोनों के बारे में मैं डिस्कस करता हूं, थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स क्या क्या है। उससे पहले मैं इस चैप्टर में दो टर्म्स और है, जो एक तो क्या है, सॉर्प्शन है, एक क्या है, डिसॉर्प्शन। तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स देख लेंगे और फिर आने वाले वीडियो में हम एडजॉर्प्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए सभी स्टूडेंट्स। आज ये एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ना, तो पहला एग्जांपल में क्या है, गैस मास्क। गैस मास्क, गैस मास्क में ऐसा क्या होता है, तो गैस मास्क किस पे काम करता है, एडजॉर्प्शन पे। तो यहाँ सब में दो पार्ट होंगे, एक में होगा एडजोबैट और दूसरा क्या होगा, एडजोबैंट। तो देखो एडजोबैंट क्या है और बैंट क्या है, दोनों पे देखे जरा हम समझते हैं। तो पहला एडजोबैंट क्या है, ये देखिए, ये है पॉइजन, तो पॉइजनस हो जाएगा। गैसेस लाइक एच, हाँ भैया, Cu, ठीक है, NO2, SO2, ये पॉइजनस गैसें हैं। तो इनको जो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या है भैया, एक्टिव चारकोल। क्या हो जाएगा, एक्टिव चारकोल। तो इनको जो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव चारकोल। तो एग्जाम में पूछा हुआ है, गैस मास्क में एब्जॉर्बेंट क्या यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्टिव चारकोल। क्या जाएगा, एक्टिव चारकोल। इसी तरह दूसरा एग्जांपल, अब ये डीपोलराइजेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन स्लैश अदर सॉल्यूशन, अदर सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, हाँ भैया देखिए जरा, तो यहाँ वही होगा, एक तो क्या होगा, एडजोबैट होगा और दूसरा क्या होगा, एडजोबैंट होगा। तो एडजोबैंट तो क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन, या फिर क्या बोल सकता हूँ, कलर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, या अदर सॉल्यूशन। और यहाँ खास बात, यहाँ पर जो काम मिलेंगे वो लेंगे एनिमल चारकोल। क्या काम मिलेंगे, एनिमल चारकोल। यहाँ जो एडजोबैंट होगा वो क्या होगा, एनिमल चारकोल, जबकि यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव चारकोल। ठीक, इसी तरह की थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ ध्यान दीजिए,
ये किसी सब्सटेंस का लेयर है, दैट मीन्स सरफेस। यहां पे मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स यहां पे क्या हो रहे हैं भैया, कलेक्ट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है। अब ये मॉलिक्यूल्स कहां से आ रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं। रैंडमली क्या कर रहे हैं भैया, मोशन कर रहे हैं। जब रैंडमली मोशन करेंगे और यहां पर क्या हो रही है, यहां पे क्या हो रहा है भैया, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है। और ये सरफेस है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाती है, एडजॉर्प्शन। ये आपस में रैंडमली मोशन कर रहे हैं। अब ध्यान दें, हाँ जी, हम जानते हैं, वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एक्स। हम तीनों टर्म्स को देखेंगे तो देखिएगा एडजॉर्प्शन में होता है क्या, जो रैंडमली मोशन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स वे सरफेस पे आके क्या होता है भैया, कलेक्ट होते हैं। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन कर रहे थे वो आके इकट्ठा हो गए, तो उनका रैंडमनेस क्या हो गया, कम हो गया। और हमने सुना है एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी जो होती है क्या होती है, द स्केल ऑफ रैंडमनेस। अव्यवस्था का माप भी क्या होता है, एंट्रोपी। अगर मॉलिक्यूल्स की अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। द चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मॉलिक्यूल्स की व्यवस्था बनेगी, मतलब रेगुलेटिंग आएगी मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में, तो वहां जो एंट्रोपी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां पे आप देखिए, यहां पे जो दे रखा है, यहां मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। और मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होने के कारण इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, रेगुलरली सिमेट्रिक हो गया, रेगुलर हो गया। और वो होने से द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज नेगेटिव। तो एंट्रोपी में चेंज क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक टर्म तो क्लियर हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं भैया, चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज नेगेटिव। तो लिख दूंगा डेल एस इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर एडजॉर्प्शन। अब मैं बात करता हूं चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में क्या चेंज होगा, मैंने सुना है वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया कि एडजॉर्प्शन में जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, अनबैलेंस होते हैं। तो उनकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। तो वो अपना बैलेंस बनाने के लिए अदर मॉलिक्यूल्स, आउटसाइड मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करने से उनका बैलेंस बनेगा, और बैलेंस बनने से उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वो किसके रूप में होगी, हीट के रूप में। किसके रूप में, हीट के रूप में। तो एनर्जी यहाँ क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ डेल्टा जी क्या, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव और चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो यहां पर ध्यान दीजिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, तो उस पर ध्यान दीजिए। डेल्टा जी के लिए यहां पर क्या बनेगा, तो देखिए जरा, तो यहां ये नेगेटिव, तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, बात करूं किसकी, इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे जो दे रखा आपको क्या, डेल्टा एस इज इक्वल टू, हाँ जी, डेल्टा एस इज सॉरी डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। ये दोनों क्या हो जाएंगे भैया, बराबर हो जाएंगे इक्विलिब्रियम। मैंने सुना है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो क्या लिखूंगा, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो यहां पर
एडजॉर्प्शन किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मेरी बात समझ गए होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं एडजॉर्प्शन जब फिनोमेना होती है तो वहां चेंज इन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव, चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज नेगेटिव, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी वो भी क्या होगी भैया, नेगेटिव होगी, तभी जाके क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। लेकिन ध्यान दें मैंने एक बात बताई थी कि जो एडजॉर्प्शन है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, फास्ट होता है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, डेल्टा जी की, किससे हो जाएगी, डेल्टा। जब इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ज्यादा है तो डेल्टा जी ऑलमोस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब ये नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। मेरी बात समझ में आएगी। अब ध्यान देंगे, जब एडजॉर्प्शन शुरुआत में होता है तो वहां पर थर्मो ज्यादा निकलेगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, टी डेल एस से। जब इसकी वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, आप निकाल सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डेल्टा एच तो क्या हो गया भाई, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। जबकि यहाँ पर मैं बात करूं तो ये क्या, माइनस टी, और यहाँ एंट्रोपी क्या है, यही है। तो यहाँ देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, टी डेल्टा एस, ये रिजल्ट है। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब यहाँ पर दो कंडीशंस होगी, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल एस के बराबर, टी डेल एस के बराबर हो जाएगी, और ये पॉइंट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है भैया, इक्विलिब्रियम। तो बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक, तो ये पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम। डन। तो ध्यान दीजिए, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो होने पर ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो टर्म्स है, एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के अलावा दो टर्म्स और बचे हुए हमारे पास, और वो क्या है वो मैं यही बता देता हूँ आपको। एक होता है शॉर्प्शन, क्या होता है, शॉर्प्शन, और दूसरा क्या है, डिसॉर्प्शन। एक होता है शॉर्प्शन, एक क्या होता है, डिसॉर्प्शन। तो ध्यान दीजिए, शॉर्प्शन क्या होता है, शॉर्प्शन जो टर्म्स है वो क्या होता है, हाँ जी, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब दोनों फिनोमेना एक साथ होती है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमेना एक साथ होंगी तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, शॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन क्या होता है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आपके कलेक्ट हुए हैं वो मॉलिक्यूल्स वहां से हट जाएं, रिमूव हो जाए, रिमूव मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ऑन सरफेस ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, इसको नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसको करवाया जाता है। जबकि सॉर्प्शन क्या है, सॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों फिनोमेना साथ साथ होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपके आपके पास कलरफुल सॉल्यूशन है, अगर उसमें आप व्हाइट चॉक रखेंगे तो चॉक में जो एंटर करेगा कलरफुल वाटर या कलरफुल जो भी सॉल्यूशन है तो उसके अंदर भी एंटर करेगा और उसके लेयर पे भी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा ऐसे। तो वो जहां फिनोमेना मिलेगी वो क्या कहलाएगी, हमें सॉर्प्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सॉर्प्शन। तो इसका एग्जांपल आप गुलाब जामुन देख सकते हैं। गुलाब जामुन जो है उसमें क्या होगा, जो शुगर है, शुगर के मोस्टली पार्टिकल गुलाब जामुन की सरफेस के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल सरफेस पे बने रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किया है। और अगले वाले वीडियो में हम स्पेशल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन, ये क्लियर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को एंजॉय के साथ देखें, जहां नहीं समझ में आए वो कमेंट करें। बहुत इजी है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों मैं सेपरेट करके बताया हूँ। उसका रीजन भी बताया मैंने कि भैया एडजॉर्प्शन क्यों होता है। तो इसका रीजन मैंने बताया था कि जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अनबैलेंस होते हैं, उनकी एनर्जी हायर होती है, तो हर मॉलिक्यूल्स ये चाहता है कि मेरी एनर्जी कम हो जाए और मैं एक स्टेबल फेज में आ जाऊं, तो इसी कारण ऐसा होता है। आप समझते हैं पानी की जो बूंद है वो क्या होती है, स्पाइरल होती है, गोल होती है, कारण उसका क्या है, सरफेस टेंशन। तो वही है, सरफेस पे क्या होता है, टेंशन होता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ खींचते हैं, तो अंदर की तरफ खींचने के कारण वो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्पाइरल हो जाते हैं। तो आपको आराम समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं समझ आता है वीडियो को दोबारा देखें, कमेंट करें और मेरा थोड़ा साथ दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अपने नए स्टूडेंट्स जो भी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बोले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें विद कमेंट्स। जय हिंद।